आज की शिक्षा व्यवस्था में पाठक जी केंद्रित हो गए हैं। पाठक जी की ही चर्चा हो रही है, पाठक जी ने ऐसा किया वैसा किया। अरे इसके पहले पाठक जी का नाम बच्चा नहीं जानता था, अभी कम से कम पाठक जी का नाम बच्चा जानता है। उन्होंने कई बदलाव किए, अच्छा बुरा ये जानना एक अलग ही पहलू है। इन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अमित विक्रम जी, जो टीईटी शिक्षक संघ के लीडर भी हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये एक शिक्षक भी हैं, वो शिक्षक जो निरंतर एक बदलाव के लिए लड़ते रहे, वो इन पे कार्रवाई होती रही, फिर भी ये चाहते हैं कि व्यवस्था में एक ऐसी बदलाव हो जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। न सिर्फ हमारे बिहार में बल्कि बिहार के वो शिक्षित होंगे बच्चे तो वो नाज़ीर बनेंगे हमारे देश के भविष्य में, उनकी उज्ज्वलता के लिए निरंतर लड़ते रहे। आइए इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि पाठक जी से आने से क्या बदलाव हुआ और क्या कमियां रह गई। देखिए, माननीय के पाठक जी के आने से जो 3 बदलाव सबसे बड़े दिखे हैं, उनमें से पहला है कि जो शिक्षकों की कमी थी। हम लोग बार बार इस बात को उठाते रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी थी। अपग्रेड कर दिया गया था प्राइमरी स्कूल्स को, मिडिल स्कूल, फिर मिडिल से हाई +2 तक, लेकिन वहाँ पे शिक्षक नहीं थे। वही प्राइमरी के शिक्षक हाई स्कूल और +2 वालों बच्चों को ही पढ़ा रहे थे, ऐसी स्थिति थी। मध्य विद्यालयों में विषयवार शिक्षक नहीं थे। 6 to 8 के जो इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग, मैथ साइंस के अलग शिक्षक होने चाहिए थे, वो नहीं थे। तो शिक्षकों की कमी की वजह से जो पूरा सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, वो जूझ रहा था, और इस वजह से जो गुणवत्ता थी वो बहुत प्रभावित हो रही थी। लेकिन पिछले 6 महीने में लगातार 2 भर्तियां हुई हैं, बीपीएससी के माध्यम से हुई और बहुत त्वरित गति से हुई, जिस वजह से जो शिक्षकों की कमी से हम लोग जूझ रहे थे वो दूर हुआ है। दूसरा क्या है कि अभी बच्चों में एक प्रवृत्ति आ गई थी कि सरकारी स्कूल में, अभिभावकों में ये प्रवृत्ति आ गई थी कि सरकारी स्कूल में नाम लिखा लेना है, जाना चाहे नहीं जाना, नाम तो काट सकते नहीं है वहाँ से, तो मन करेगा तो जाएंगे, नहीं मन किया तो नहीं जाएंगे। तो इस सोच को भी उन्होंने बदला है, इस सोच को बदलने में वो सफल रहे हैं। अब बच्चों को, अभिभावकों को ऐसा मैसेज गया है, संदेश गया है कि अगर हम विद्यालय समय पर नहीं जाते हैं, 2-3 दिन बिना कारण बताए हम लोग अनुपस्थित हो जाते हैं, तो हमारा नाम कट जाएगा, और हमारा नाम कट जाएगा तो फिर मतलब समझिए कि सारी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी, मैट्रिक इंटर का फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो इस वजह से बच्चे अब स्कूल आने लगे हैं। 2 बदलाव हो गए। तीसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। शौचालयों की सफाई नहीं हो पाती थी, क्लासरूम्स की कमी थी, बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था नहीं थी। इस दिशा में भी उनके द्वारा बहुत सकारात्मक काम किया गया। प्रीफैब स्ट्रक्चर से क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, शौचालयों की सफाई हो रही है, उसके लिए एजेंसी का तय कर दिया गया, चिन्हित कर दिया गया है। और जो डेस्क बेंच नहीं थे बच्चों के लिए, वहाँ भी विद्यालय विकास फंड के पैसे से डेस्क बेंच की खरीदारी हो रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की कमी और बच्चों की उपस्थिति, इन 3 मुद्दों पर उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। आज भी देखेंगे सर, आज भी कई स्कूल हैं, खासकर आज भी देखेंगे मांझी जी का ही क्षेत्र गया ही में देख लीजिए, आज ही की खबर है, एक स्कूल को नक्सलियों ने कुछ दिन पहले उड़ा दिया था 20 में, और उसको क्या हुआ, तुरंत के तुरंत शिफ्ट कर दिए गए। वहाँ जो पहले से 200 बच्चे थे और 300 शिफ्ट कर दिए गए, तो पहले से जो संख्या थी ना वो आज घट के 150 हो गई, क्योंकि वो क्लासरूम एक ही था। तो व्यवस्था, और यही नहीं, आपको बता दें अभी भी 5428 स्कूल के भवन नहीं, और यहाँ तक प्लेग्राउंड की बात किया जाए, वहाँ पे 50% स्कूल में आज प्लेग्राउंड भी नहीं है। और यहाँ पटना ही की बात अगर आप कर लीजिएगा तो यहाँ पे 3500 जो सरकारी स्कूल है उसमें 1000 पे प्लेग्राउंड है और 2000 पे प्लेग्राउंड ही नहीं है। तो कई व्यवस्था में अभी तो कई खामियां रही गई हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कुछ जो खामियां हैं वो नीतिगत वजहों से हुई है। जैसे कि आप देखिए ना कि जो विद्यालयों का उत्क्रमण करके हाई स्कूल और +2 बना दिया गया, उसके लिए पहले जो एक ज़मीन का निर्धारण था, जो आवश्यकता थी, वो 2 एकड़ की थी, उसको घटा करके लगभग 1 एकड़ कर दिया गया। और उस 1 एकड़ के जिस परिसर में पहले से क्लासरूम्स बने हुए हैं, क्लास 1 से लेकर 8 तक के, अब वहीं पर फिर 9 से लेकर 12 के लिए एडिशनल क्लासरूम्स बन रहे हैं। तो जगह की कमी पहले से थी और भवन उसमें बन रहे हैं, तो फिर प्लेग्राउंड कहाँ से बचेगा? तो हर पंचायत में हाई स्कूल हो, ये एक अच्छी सोच है, लेकिन उस हाई स्कूल के लिए जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो भी हो, तभी हाई स्कूल की मान्यता मिले, ये होना चाहिए था। लेकिन आनन फानन में प्राइमरी को अपग्रेड करके मिडिल को अपग्रेड करके हाई स्कूल कर दिया गया। जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको फुलफ़िल नहीं किया गया, उनका ध्यान नहीं रखा गया।
इस वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और जो भूमिहीन का मसला है, मैंने भी इस मुद्दे को लेकर बहुत बार आवाज़ उठाई है, बात उठाई है। सरकार जिस तरह से किसी रेलवे लाइन के लिए, किसी रोड के लिए, किसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए भूमि अधिग्रहण करती है, मुआवजा देती है, पैसे देती है उसके बदले, वैसी नीति विद्यालय के लिए भी होनी चाहिए। क्या विद्यालय किसी सड़क या अस्पताल से कम जरूरी थोड़ी ना है? विद्यालय का महत्व भी उतना ही है, तो उसके लिए भी वो नीति बने। बल्कि विद्यालय का महत्व तो सबसे ज़्यादा है सर, यही तो हमें बदलता है, इंसान को इंसान बनाता है। लेकिन यहाँ बात ये होती है कि सिर्फ राजनीति लाभ लेने के लिए स्कूलों की बात होती है। दिन पर दिन स्कूल तो खोलते हैं, जैसे भी हो स्कूल को डाल दिया जाए, शिक्षक को डाल दिया जाए, तो नीति तो बनती है, लेकिन नीयत की कमी शायद रह जाती है। क्योंकि नीयत के साथ जब नीति नहीं बनेगी तब तक बदलाव संभव नहीं होगा। देखिए, यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि नीति का निर्धारण सिर्फ चुनावी घोषणाओं और चुनावी राजनीति के तहत नहीं किया जाए। जैसे मैंने कहा ना कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल हो, ये चुनावी भाषण अच्छा लगता है, लेकिन इसको जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो एक हाई स्कूल का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप ये सोचिए ना कि शिक्षक नहीं थे, क्लासरूम नहीं थे, लैब नहीं थे, इसके बावजूद बिहार बोर्ड ने कैसे इन हाई स्कूल्स को मान्यता दे दी। आप CBSE से मान्यता लेने जाइए, देखिए कितनी कड़ी उसकी जो नॉर्म्स हैं, तो उन नॉर्म्स को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तो मान्यता ही नहीं मिलेगी। लेकिन बिहार बोर्ड ने कैसे इन उत्क्रमित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता दे दिया। ऐसे ऐसे विद्यालय से मैट्रिक इंटर लोग पास करने लगे जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है। मैंने तो देखा 90% रिजल्ट हो रहा है उस विद्यालय में, और हाई स्कूल +2 का एक भी शिक्षक नहीं है। पिछले साल हमने देखा था। तो ये सब कैसे फैसले हो गए जो सिर्फ चुनावी लोक लुभावन वादों के तहत किए गए, नीति निर्धारण किए गए? ये नहीं होना चाहिए। किसी भी विद्यालय का हम उत्क्रमण करते हैं या स्थापना करते हैं तो जो आप 5,500 लगभग विद्यालयों की बात कर रहे हैं, भूमिहीन है। आश्चर्य की बात है, जब भूमि ही नहीं थी तो विद्यालय चला कहाँ? और विद्यालय खुल कैसे गया जब भूमि नहीं थी? तो पहला काम क्या है कि आप भूमि के आवंटन कराइए, अधिग्रहण कीजिए, उस पर एक बिल्डिंग बनाइए, वहाँ पे जो सफिशिएंट टीचर्स हैं उनकी बहाली कीजिए, तब ना स्कूल खुलेगा। यहाँ उल्टा है, पहले स्कूल खुल गया, फिर टीचर भेजे जाएंगे, फिर ज़मीन खोजा जाएगा और तब लास्ट जा करके मकान बनेगा। बिल्कुल। तो पूरा प्रक्रिया ही उल्टा चलेगा, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट यही होगा कि 5,500 स्कूल भूमिहीन रह गए और आज बंद होने की कगार पर है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया, CBSE स्कूल जो सचिव अनुराग त्रिपाठी, उनसे मेरी बात भी हुई और मैंने उन्हें कहा भी, एक मुद्दे पर बात हुई कि वहाँ पे जो आप संबंधित करते हैं, जो उनको एफिलिएशन देते हैं, वो आप कैसे दे देते हैं? और वो जब व्यवस्था तो वहाँ पे कायम हो जाती है, लेकिन वहाँ भी RTI के तहत एडमिशन नहीं। इस मुद्दे पे उनसे बात हुई तो बोले कि एप्लीकेशन तो पहले मुझे RTI से सूचित किया गया, पहले यहाँ से मिलती है, उसके बाद हम लोग देते हैं। फिर भी उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके आलोक में बिहार की बात की जाए तो बिहार में तो व्यवस्था हो ना हो, जैसा कि अमित जी बताया, बिल्कुल यही चल रहा है। व्यवस्था हो ना हो, स्कूल खोल देना है, क्योंकि हमें चुनाव भी तो लड़ना है। उन राजनीतिक पार्टियों का ये एक कमाने का स्रोत भी बन चुका। शिक्षा एक व्यापार बन चुका है, न सिर्फ निजी बल्कि सरकारी में भी। आखिर इसको किस तरह से बात करते हैं? हमारे जहां मंत्री होते हैं वो तो शिक्षा की बात ही नहीं करते हैं, उनकी बात तो ही निराली है, उनकी चर्चा ही फिजूल की है अभी के वक्त में। तो इन बातों से अलग हटते हुए क्या हम बुद्धिजीवियों का अब ये कर्तव्य नहीं हुआ? बीत गई सो बात गई, लेकिन निरंतर आने के परिवेश में हम कुछ ऐसा करें जो एक नाजीर करें, जिससे कि बुद्धिजीवी लोग ये बात सड़क पे उतरे, न सिर्फ चर्चा करें बल्कि बाहर एक नाजीर पेश करें कि अब बदलाव संभव है। हमें नहीं पता पिछले क्या हुआ, लेकिन हम आने वाले पीढ़ी को कुछ ऐसा दे जाएंगे जो हमेशा याद रखेगी। क्या इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कुछ काम? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपको चिरस्थायी काम करना होगा। जो भी काम है उसको तत्कालिक लाभ की दृष्टि से नहीं करना है, चाहे वो राजनीतिक लाभ हो या किसी तरह की लोकप्रियता की बात हो। बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी होता है, और जो आज कदम हम उठाएंगे उसका असर हमको अगली पीढ़ी में देखने को मिलेगा। वो बच्चा जब आज पहली कक्षा में है, उस पर हम काम करेंगे तो 12 साल बाद, 15 साल बाद उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नीतियों का निर्धारण भी उसी हिसाब से हो कि जिसके दूरगामी प्रभाव हों और दीर्घकालिक परिणाम हों। तत्कालिक और क्षणिक लोकप्रियता के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो उसका भविष्य बेहतर नहीं होगा। वो एक पानी के बुलबुले की तरह तुरंत उठेगा, फिर तुरंत वो बैठ जाएगा। लेकिन हमें काम जो भी करना होगा या शिक्षा व्यवस्था में जो भी सुधार के लिए प्रयास हो रहे हैं वो चिरकालिक हों, दूरगामी सोच के साथ हों और दीर्घकालिक उसका परिणाम आए, यही कोशिश होनी चाहिए सभी की।
अभी हम लोग जैसा कि प्रयास भी करेंगे शिक्षा में बदलाव के लिए। हम जो युवा बैठे हुए हैं, हम बदलाव सिर्फ अपने नहीं हैं बल्कि आने जो हमारे हमसे जो सीनियर हैं उनका राय लेते हुए हम बदलाव का एक कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे, जोरदार कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, आर्य मीडिया से। जय बिहार, जय भारत।